हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज का क्लास हम लोग रेजोनेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। रेजोनेंस में हमने कुछ देखा था। रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस किस फेनोमेना को कहते हैं। रेजोनेंस क्या था? इट इज द इंट्रामोलिकुलर फीचर इन विच पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड या बोल दो कि पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंजेस विदाउट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी एटम। अब देखते हैं हम लोग कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस किस किस कंडीशन में पॉसिबल है। सबसे पहला हेडिंग लिखा हुआ है कि रेजोनेंस पॉसिबल होने के लिए ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट हैव ए पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल जब तक नहीं होगा तो अल्टरनेट ओवरलैप नहीं हो पाएगा। हमने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा था, है ना। वो तब हो पाएगा जब सबके पास पी ऑर्बिटल होगा। कभी ये दोनों एटम ओवरलैप कर लेगा, कभी इधर से ओवरलैप कर लेगा, मतलब अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा, तभी रेजोनेंस हो पाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आइसोलेटेड पॉलिन। एक एग्जांपल ले लो आइसोलेटेड का। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ये एक पॉलिन है। ये कैसा है? आइसोलेटेड पॉलिन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट या लगातार, अल्टरनेट रहता तब उसको बोलते कंजुगेटेड पॉलिन, और कॉन्टिन्यूअस रहता तब उसको बोलते क्यूमुलेटेड पॉलिन। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड ना तो अल्टरनेट है और ना ही कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको बोल देते हैं आइसोलेटेड पॉलिन। यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से एक पी ऑर्बिटल यहाँ होगा, एक पी ऑर्बिटल यहाँ होगा, ये लेटरली ओवरलैप करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। उसी तरह से एक पी ऑर्बिटल यहाँ, एक पी ऑर्बिटल यहाँ, और ये लेटरली ओवरलैप करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अब चूंकि ये आइसोलेटेड है तो यहाँ पे अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो चूंकि अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में रेजोनेंस अकर नहीं होगा। तो इट इज द स्टेट ऑफ नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि देयर इज नो चांस ऑफ अल्टरनेट ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। अब देखते हैं एक एग्जांपल कॉन्जुगेटेड पॉलिन का। कॉन्जुगेटेड पॉलिन कैसे बनाएंगे? सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। ये कॉन्जुगेटेड पॉलिन है क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इसमें क्या है? अल्टरनेट है, सिग्मा पाई ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? तो यहाँ पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पी ऑर्बिटल होगा, और ये लेटरली ओवरलैप करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये पाई बॉन्ड बना होगा, यहाँ का पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का पी ऑर्बिटल लेटरली ओवरलैप करके यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया होगा। अब देखें, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो अल्टरनेट हो सकता है ना। ये पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो कॉन्जुगेटेड पॉलिन में देयर इज चांस ऑफ अल्टरनेट ओवरलैपिंग, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में कॉन्जुगेटेड पॉलिन में क्या होगा? हमारा रेजोनेंस अकर करेगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा बच्चों? ऑब्वियसली होगा, रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस अकर्स। अब देखते हैं क्यूमुलेटेड पॉलिन। क्यूमुलेटेड पॉलिन किसको कहते हैं? वैसा पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो। एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया था एलिन, याद होगा आपको, तो इसका नाम दिया था हमने एलिन। यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पी ऑर्बिटल है, और यहाँ एक नहीं, यहाँ दो पी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप समझ पा रहे होंगे, पिछले क्लास अगर देखे होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड लगातार है। डबल बॉन्ड वही अल्टरनेट में रहता तब अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल था। तो यहाँ पर क्या होगा? नो रेजोनेंस, नो अल्टरनेट ओवरलैपिंग, नो अल्टरनेट ओवरलैपिंग, इसलिए इट इज द केस ऑफ नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? एक और क्यूमुलिन लेते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। यहां भी सब ऑर्बिटल के पास पी ऑर्बिटल है, सब एटम के पास पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी है ना।
इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। यहाँ पे अल्टरनेट वाला काम करेगा, है ना, लगातार डबल बॉन्ड वाला काम नहीं करेगा। रेजोनेंस किसके किसके बीच होगा, तो रेजोनेंस इसके बीच और इसके बीच होगा। समझ में आ रही है कैसे, क्योंकि यहाँ का एक पी ऑर्बिटल होगा जो ये बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा, इसके पास दो पी ऑर्बिटल होंगे। इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं रेजोनेंस में, क्योंकि ये लगातार है। पार्टिसिपेट वही करेगा जो अल्टरनेट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, पी ऑर्बिटल, ये दोनों मिलके ये पाई बॉन्ड बनाया है। अब इन दोनों में लेटरल ओवरलैप पॉसिबल है, लेटरल ओवरलैप यहाँ पे पॉसिबल है, अल्टरनेट ओवरलैप यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये डबल बॉन्ड है, ये हिस्सा नहीं लेगा रेजोनेंस में, बाकी टर्मिनल के दोनों डबल बॉन्ड है वो हिस्सा लेंगे। और किस तरह से हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बन सकता है CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, एक टर्मिनल पे आ जाएगा प्लस और दूसरे टर्मिनल पे आ जाएगा माइनस। ये स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं ये बस अब आने वाले नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो सकता है, ये माइनस यहाँ जाए और ये प्लस यहाँ चला जाए। तो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस हुआ है, लेकिन बीच वाला डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि टर्मिनल कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो रेजोनेंस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला हमने देखा ऑल पार्टिसिपेटिंग एटम मस्ट हैव पी ऑर्बिटल। तो रेजोनेंस को शो करने के लिए पहला और नेसेसरी कंडीशन ही है कि सारे एटम के पास पी ऑर्बिटल का होना एकदम जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि पी ऑर्बिटल होंगे तो रेजोनेंस होगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल थे तो रेजोनेंस कहाँ हुआ, नहीं हुआ। पी ऑर्बिटल होंगे और अल्टरनेट ओवरलैपिंग के चांस बनेंगे, तब जाके रेजोनेंस सक्सेसफुल होगा, तब जाके रेजोनेंस पॉसिबल है, जो कि हुआ था कॉन्जुगेटेड पॉलिन में और किसमें हुआ था, क्युमुलेटेड में भी हुआ था, लेकिन लगातार वाले में नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के बीच अल्टरनेट ओवरलैपिंग पॉसिबल हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है बच्चों, ऑल पाई ऑर्बिटल शुड बी कोप्लेनर, ऑल पाई ऑर्बिटल शुड बी कोप्लेनर। ये भी ऑब्वियस सी बात है। अल्टरनेट ओवरलैपिंग तभी हो पाएगा, मान लो यहां पर है दो पी ऑर्बिटल और एक यहां पे है, ठीक है, अल्टरनेट है, तो ये इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, लेकिन वो सेम प्लेन में होगा तब। मान लो एक पी ऑर्बिटल ऐसे है, एक पी ऑर्बिटल ऐसे है और अल्टरनेट में है, लेकिन ये पी ऑर्बिटल ऐसे है, तो ये तो ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जब इसका मौका आएगा इसके साथ लेटरल ओवरलैप करने का तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्लेन से बाहर चला गया है। तो मॉलिक्यूल शुड बी कोप्लेनर, ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल प्लेनर ना हो और फिर भी वो रेजोनेंस करे। तो पाई ऑर्बिटल के साथ साथ सारे पाई ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होनी चाहिए, जो भी पी ऑर्बिटल है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, एक ही, यहाँ पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल लिख दो इसको, ऑल पी ऑर्बिटल शुड बी कोप्लेनर, सारे पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट में है तो रेजोनेंस होगा, है ना, और ये प्लेनर भी है, नाइट्रो ग्रुप प्लेनर है तो रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस बिटवीन फिनाइल एंड नाइट्रो ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिंग से इस नाइट्रो ग्रुप के बीच में रेजोनेंस होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा और ये यहां आ जाएगा। यहां पे देखते हैं, यहां पे आपने देखा था जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे सारे कार्बन या एटम sp2 और sp हाइब्रिडाइज होते हुए भी नॉन प्लेनर हो रहे थे। एक तो रीजन था पाई कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा रीजन था स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप आके जुड़ गया है मिथाइल, वो क्या कर देगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा, साइज के कारण रिपल्सन होगा और इसको मिनिमाइज करेगा नाइट्रो ग्रुप किस तरह से, तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ से रोटेट कर जाएगा। अगर ये मान लो इस प्लेन में है तो नाइट्रो ग्रुप अब रोटेट कर गया। अब नाइट्रो ग्रुप के पास जो पी ऑर्बिटल है वो अब इस प्लेन में नहीं रह गया जिस प्लेन में फिनाइल ग्रुप के सारे पी ऑर्बिटल है। तो अब नाइट्रोजन के पास भले ही पी ऑर्बिटल है, लेकिन चूंकि प्लेन से बाहर जाने के बाद वो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं कर पाएगा आप समझ रहे हैं, लेटरल ओवरलैप होगा ही नहीं, इसके पास भी पी ऑर्बिटल है और इसके पास भी है, लो होगा नहीं होगा, सेम प्लेन में होना चाहिए तब जाके लेटरल ओवरलैप पॉसिबल है। तो यहाँ पे नो रेजोनेंस बिटवीन नाइट्रो ग्रुप एंड फिनाइल ग्रुप। रीजन समझ में आ रहा है, रीजन ये नहीं है कि पी ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल है लेकिन एक प्लेन में नहीं है, ये रीजन है
कि फिनाइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप के बीच में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है। क्या यहाँ का नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में? बिल्कुल होगा। यहाँ पे लोन पेयर है, ये ऐसे डोनेट करेगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देगा। ये देखेंगे आगे कैसे ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन अभी बस इतना समझेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये इन्वॉल्व होगा फिनाइल रिंग के साथ इन रेजोनेंस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। तो प्लेनर अगर है तो रेजोनेंस भी होगा, रेजोनेंस भी आसानी से होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का नाइट्रोजन अब रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि फिर देख रहे हैं आप इस ग्रुप के साथ दो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ गया है, तो ये क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा और नो रेजोनेंस बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड फिनाइल ग्रुप। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं है, और एक प्लेन में नहीं है तो पी ऑर्बिटल होते हुए भी अल्टरनेट ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा। इसलिए पहला तो कंडीशन था कि सारे एटम के पास पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और वो सारे पी ऑर्बिटल एक प्लेन में होना चाहिए ताकि एक दूसरे से ओवरलैप कर पाए। अगला कंडीशन देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जांपल यहां लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड। ये दो फिनाइल है, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। यहाँ पे आराम से मजे में रेजोनेंस होगा इस फिनाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि दोनों फिनाइल ग्रुप क्या है? सेम प्लेन में है, तो दोनों फिनाइल ग्रुप के बीच में रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? देख रहे हो, स्टेरिक रिपल्सन, ये रोटेट करेगा। ये फिनाइल ग्रुप अगर प्लेन में है तो ये फिनाइल ग्रुप रोटेट करके प्लेन से बाहर चला जाएगा, तो नो रेजोनेंस बिटवीन बोथ फिनाइल ग्रुप्स। आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि रेजोनेंस कब होगा। एक तो पी ऑर्बिटल होगा तब, और दूसरा सारे पी ऑर्बिटल अगर प्लेन में होंगे तब, और अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस बनेगा तब। अगला देखते हैं, all canonical structure need not be always equivalent, but they should not differ much in energy or stability। सारे जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं जिससे रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के जितने भी पाई बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को चेंज कर करके जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर हमेशा बराबर हो। बेंजीन के केस में दोनों स्ट्रक्चर क्या था? इक्विवेलेंट, दोनों की एनर्जी सेम थी। वैसा जरूरी नहीं है, अगर वैसा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ये तो आइडियल कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए। कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1, कैनोनिकल स्ट्रक्चर 2, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, और इसी को क्या बोलते थे? रेजोनेंस एनर्जी। इस गैप को, बेंजीन का केस याद करें तो आराम से इसमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी बिल्कुल सेम है। इस केस में भी हो सकता है। एक आइडिया दे रहे हैं, ये है मान लो CS1 और ये सपोज CS2, तो यहां बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस केस में भले ही इक्विवेलेंट ना हो, भले ही सेम एनर्जी वाले ना हो, लेकिन उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकंड जो है ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है किससे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट से, क्योंकि ये एनर्जी डायग्राम में नीचे आ रहा है। ये कौन सा डायग्राम है? एनर्जी डायग्राम। तो यहां भी रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस बहुत है, ये मान लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये मान लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकंड, इस केस में रेजोनेंस होगा ही नहीं। पूरा का पूरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकंड ही डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 की स्टेबिलिटी बहुत कम है इसके तुलना में। तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जब इसी का रहेगा, तो हम क्यों बोलेंगे कि रेजोनेंस हुआ है? तो इसको बोल देंगे हम नो रेजोनेंस। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं सेम कंपाउंड के, बताना है कि कौन कौन एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। पहला है CH2 डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ खोलेगा। ये पूरी कहानी हम आगे आने वाले क्लास में सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। ये उतना स्टेबल नहीं है जितना ये स्टेबल है, क्योंकि जब भी चार्ज आ जाता है मॉलिक्यूल में, तो वो विदाउट चार्ज वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा ही मतलब कम स्टेबल होते हैं, बिना चार्ज वाले मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ठीक है, लेकिन चार्ज का सेपरेशन भी हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस गया है और कार्बन पे क्या आया है? प्लस। तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, पहले वाले इतना स्टेबल ये नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिसस्टेबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी खराब हो गई है।
लेकिन अगर तीसरा एग्जांपल ले ले, ये तो ब्लंडर हो गया है। ऑक्सीजन पे क्या गया है प्लस और कार्बन पे माइनस, ये इतना एनर्जी इसका ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर वैलिड है ही नहीं। दिस इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी थोड़ा आसपास है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इसको वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर मानेंगे ही नहीं। तो ये भी एक कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए कि जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट हो, वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिफर भी नहीं करनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस चलेगा। अब देखते हैं चौथा कंडीशन बच्चों। चौथा कंडीशन में लिखा हुआ है ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायोलेटेड स्पेशली डीलिंग विथ एटम ऑफ सेकेंड पीरियड। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ना इससे कम अच्छा ना ही इससे ज्यादा अच्छा। तो ये जो रूल है ये वायलेट नहीं होना चाहिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते टाइम। स्पेशली ध्यान देना है जब सेकेंड पीरियड के एटम हो तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में तो बिल्कुल ही ऑक्टेट रूल वायोलेट नहीं होना चाहिए। इसको एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे इस कार्बन को आप देखिए, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। जब इसका हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक लिख के देखते हैं, ये आगे सीखेंगे कि किस तरह लिखते हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं तो आप घबराए नहीं। ये ऐसे खुल जाएगा और ये एक स्ट्रक्चर बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने हैं? तो 2 बॉन्ड इधर है और 2 हाइड्रोजन के साथ है, 4 बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं हुआ है, तो ये वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ये वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड का ये वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पे अगर हम रेजोनेंस करेंगे, आप देखें तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखाएगा, CH2 ये आ जाएगा प्लस और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां से हटके यहां हो जाएगा। यहां पे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। इस स्ट्रक्चर में क्या हो गया है? 3 और 2 5 बॉन्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि नहीं होने चाहिए। तो ये जो है वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसलिए इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। क्यों नहीं होगा रेजोनेंस? क्योंकि ऑक्टेट रूल ही वायलेट हो जा रहा है रेजोनेंस होने की वजह से। अगला देखते हैं, लास्ट है, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गए, पेयर्ड छोड़ दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन लेना, सबके पास सेम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इसके कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, आप देखो, इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये होगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 पे माइनस, एक ये हो सकता है CH2 पे प्लस। मान लो एक हम ऐसे लिख दिए, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां भी दोनों कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, -4 है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग कार्बन को दे दिए हैं। ये चारों स्ट्रक्चर आपको गिवन है पहले से, ये लिखना नहीं है, और आपको ये बताना है कि वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन है कौन नहीं है। तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिने, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है, क्योंकि कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, तो कहीं भी लोन पेयर जैसा कोई चीज नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। पेयर में भी होगा तो भी नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं? अनपेयर्ड, जो कि पेयर में हिस्सा नहीं लिया होगा, अकेले है। यहाँ पे इस कार्बन पे मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन वो क्या है? पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। यहाँ भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 0। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना के हमने दिखाया है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है, तो ये 2 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 आ गया, जबकि बाकी सब में क्या है? 0। इसलिए ये वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हमने बनाया है।
नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ऊपर बाकी तीनों ठीक है, ऊपर का तीनों ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन थे जहां हमने ये देखा कि कहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है और कहां पे नहीं है। मोटा मोटी हमने 5 कंडीशन देखा। पहला कंडीशन, सारे एटम के पास p ऑर्बिटल होने चाहिए। दूसरा, सिर्फ p ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा, उन p ऑर्बिटल के बीच में अल्टरनेट ओवरलैपिंग भी होना चाहिए। अगला हमने देखा, उन सारे p ऑर्बिटल को एक प्लेन में भी होना चाहिए ताकि अल्टरनेट ओवरलैपिंग कर सके। उसके बाद अगला हमने देखा था कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। और फिर हमने देखा कि ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, स्पेशली डीलिंग विथ एटम ऑफ सेकेंड पीरियड। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में होंगे वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है, कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड होगा और कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जहां पे हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो आप इस क्लास के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।